हमें सिम्बायोन्स भी देखने को मिलते हैं। सिम्बायोन्स का मतलब है जब ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में मिलजुल के रहते हैं, ठीक है ना, मतलब कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों अपना काम चला रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसके एग्जांपल है लाइकेन, ठीक है। लाइकेन क्या है बेटा, यहाँ पर जो फंगस होती है ना, ये फंगस दोस्ती कर लेती है एल्गी के साथ में, ठीक है, क्योंकि काफी चालाक है। फंगस अपना खाना कुछ प्रिपेयर नहीं कर सकती, लेकिन हमें पता है कि एल्गी तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो अपना खाना कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एल्गी के साथ में हाथ मिला लेती है, ठीक है ना, और दोनों मजे से रहते हैं, साथ में एल्गी को खाना बना के देती है, ठीक है। ओके, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन लाइफ साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं बेटा, हमने शुरू किया है एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी पेज बाय पेज मास्टरी सीरीज, और इस सीरीज में हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारा सेकंड चैप्टर रनिंग है, और इस चैप्टर में भी हमने चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा को कंप्लीट कर लिया है, और आज के इस लेक्चर में हम किंगडम फंजाई को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो बेटा, चैप्टर को बहुत लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, इसमें काफी सारी चीजें ना आपको लर्न करने की होती है, एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें आपको ना जो याद रखनी पड़ेंगी, और जो जब आप बार बार चीजों को पढ़ोगे तो ही वो याद होंगी। ऐसा नहीं कि एक बार चीजें समझ में आ गई तो हो गया काम, नहीं, आपको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, जब तक आपके माइंड में चीजें एकदम अच्छे से सेट ना हो जाए, ठीक है। देखो, आप बात करते हैं किंगडम फंजाई की। जैसे ही किंगडम फंजाई हमारे माइंड में आता है तो सबसे पहले तो हमें पता ही है कि यहाँ पर हमारे यूकैरियोट्स आएंगे। अब प्रोटिस्टा के अंदर हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स से फंजाई के अंदर हमारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। जो फंजाई होते हैं बेटा, वो फिलामेंटस होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं? फिलामेंटस, मतलब कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, लॉन्ग लॉन्ग से थ्रेड होते हैं, ठीक है ना, यानी कि लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। और ये जो लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनको हम हाइफे बोलते हैं, ठीक है ना। और जो ये हाइफे हैं, अगर ये बहुत सारे हाइफे एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है ना, अब एक हाइफे तो होता नहीं, एक फंजाई में मल्टीपल्स हाइफे होते हैं, और वो सारे हाइफे बेटा कलेक्टिवली एक नेटवर्क बना लेते हैं, जिसको हम माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है ना। हाइफे के नेटवर्क को क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है। अब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फंजाई हैं, उनमें हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाइफे देखने को मिलते हैं। जैसे कि कुछ ऐसी फंजाई होती हैं जिनके अंदर जो ये थ्रेड है फिलामेंटस, यानी कि एक ऐसे थ्रेड बना दिया हमने, ठीक है ना, और इस थ्रेड के अंदर ऐसे ही हमारे न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ठीक है ना, मतलब कोई डिवीजन हमें इसमें नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। इसमें बीच में साइटोप्लाज्म है, और साथ में ये इतने सारे न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, और ये एक क्या है? ये एक हाइफे है। लेकिन ये कैसा हाइफे है? इसमें कोई डिवीजन नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो इस हाइफे को हम बोलते हैं एसेप्टेट। क्या बोलेंगे? एसेप्टेट हाइफे। और मल्टीपल न्यूक्लियस हमें सेम साइटोप्लाज्म में देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इसके लिए एक और टर्म यूज करते हैं, एसिनोसिटिक है, ठीक है ना, क्योंकि एक ही पूरे कंप्लीट साइटोप्लाज्म में मल्टीपल हमें न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? सिनोसिटिक है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद में दूसरे हाइफे कैसे होते हैं? जो सेप्टेट होते हैं। सेप्टेट मतलब कि इनमें अलग अलग सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग डिवीजन प्रेजेंट है, ठीक है ना। मतलब कि जैसे कि मैंने ये एक फिलामेंट बनाया, ठीक है, अब इस फिलामेंट में डिवीजन है अलग अलग, ठीक है ना, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो साइटोप्लाज्म क्या हो गया? डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप के हाइफे को बेटा हम सेप्टेट हाइफे बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? सेप्टेट हाइफे बोलेंगे, ठीक है। हमने क्या बोला कि जो फंजाई होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस मतलब कैसे? लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको हम हाइफे बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये एक सिंगल हाइफे तो होता नहीं, एक फंगस के अंदर मल्टीपल हाइफे होते हैं, और ये सारे हाइफे क्या बना लेते हैं? एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम माइसीलियम बोलते हैं। और हाइफे भी आगे बेटा, हमारे जो हाइफे हैं, जो फिलामेंटस एक स्ट्रक्चर है, वो भी दो टाइप की होती है। एक ऐसे हाइफे होते हैं जिनमें कोई डिवीजन नहीं होता, पूरे कंप्लीट एक साइटोप्लाज्म है पूरे के पूरे फिलामेंट में, और उसमें मल्टीपल हमें न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। इस टाइप के हाइफे को हम एसेप्टेट हाइफे बोलते हैं। और जहां पर साइटोप्लाज्म डिवाइड रहता है, ठीक है ना, उनको हम सेप्टेट हाइफे बोलते हैं, ठीक है। और जो सेप्टेट हाइफे हैं, ओके, जो एसेप्टेट हाइफे हैं, उनके साथ में हम सिनोसिटिक वर्ड भी यूज करते हैं, क्योंकि सिंगल एक पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर मल्टीपल क्या है? मल्टीपल न्यूक्लियस है, इसलिए हमने यहाँ पे सिनोसिटिक वर्ड भी यूज किया, ठीक है। अब मैंने बोला कि जितने भी फंजाई होते हैं वो सब मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है ना। क्या सारे के सारे फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं? तो नहीं बेटा, एक फंगस ऐसी है जो यूनिसेलुलर होती है, वो आपको याद रखना है। उस फंगस का नाम है आपका यीस्ट। यीस्ट हमारी यूनिसेलुलर
यूनिसेलुलर फंगस है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। यीस्ट सैक्रोमाइसीस सिरिवेसी, जिसका यूज हम बेटा ब्रेड और बियर बनाने में भी करते हैं, मतलब कि ये ब्रेड इंडस्ट्रीज और बियर मेकिंग इंडस्ट्रीज में यूज होती है, ठीक है ना, यूनिसेलुलर फंगस है। उसके बाद में अब मैं इनके हैबिटेट की बात करती हूँ कि जो फंजाई होती हैं उनके हैबिटेट क्या क्या है। सबसे पहले कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब कि हर जगह मिल जाते हैं हमें कॉस्मोपॉलिटन, जैसे कि एयर के अंदर भी, वाटर के अंदर भी, सॉइल के अंदर भी। इसके अलावा ये प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर भी हमें मिलते हैं, क्योंकि काफी सारे पैरासाइट्स होते हैं। उसके बाद में बेटा बहुत जल्दी से फास्ट ग्रो करते हैं। ये कब? जब वार्म और ह्यूमिड प्लेस होता है, ठीक है ना, मतलब कि जब वार्म और जब एयर में काफी ज्यादा मॉइस्चर हो, टेम्परेचर भी थोड़ा हाई हो, ठीक है ना, तो उस टाइम पर जो फंगस होती है वो बड़ी इजीली ग्रो कर जाती है, यानी कि बेस्ट। और नॉर्मली आपने देखा होगा, अगर आपने कोई मॉइस्ट ब्रेड, मतलब कि कोई ब्रेड है जिसमें थोड़ी नमी थी और वो आपने रख दी है, तो आप देखोगे 1-2 दिन के अंदर ही उस पे फंगस ग्रो कर जाती है। या फिर आपने कोई सड़ा गला फ्रूट देखा हो तो उसके ऊपर भी आपने फंगस को ग्रो करते हुए देखा होगा, ठीक है। उसके बाद में बेटा अगर अब हम इनके न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो न्यूट्रिशन इनमें हेट्रोट्रोफिक होते हैं, मतलब कि अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते, कांट मेक देयर फूड ओन, बट ये कैसे अपना खाना प्रिपेयर करते हैं? सैप्रोफाइट्स, ये होते हैं सैप्रोफाइट्स वही, मतलब कि जो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं, उनको हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। तो फंगस हमारे मोस्टली सैप्रोफाइट्स होते हैं। ये पैरासाइट्स भी होते हैं। पैरासाइट्स मतलब किसी प्लांट के ऊपर या किसी एनिमल के ऊपर, लिविंग होस्ट के ऊपर ये फीड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो तब हम पैरासाइट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और उस टाइम पर जब भी ये किसी प्लांट और एनिमल्स के ऊपर एज अ पैरासाइट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो मतलब वो उस प्लांट या एनिमल में कुछ ना कुछ डिजीज कॉज कर रहे होंगे। जैसे कि व्हीट रस्ट एक डिजीज है, व्हीट रस्ट, ठीक है ना, कौन कॉज करता है बेटा? पक्सीनिया फंगस है, जो कि एक पैरासाइट फंगस है, और व्हीट के अंदर कौन सी डिजीज कॉज करती है? व्हीट रस्ट। उसके अलावा आपने जो मस्टर्ड की लीव्स होती हैं, ठीक है ना, मस्टर्ड प्लांट देखा होगा ना, सरसों का जो पेड़ होता है, पेड़ क्या मतलब प्लांट होता है सरसों का, ठीक है, तो उसके ऊपर आपने उसकी लीव्स के ऊपर ना बेटा व्हाइट कलर के ना स्पॉट बन जाते हैं, ठीक है, व्हाइट कलर के ऐसे स्पॉट बन जाते हैं। वो स्पॉट भी, जिसको हम व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड बोलते हैं, ठीक है ना, ये भी कौन सी फंगस कॉज करता है? एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो आपको याद रखना है, ठीक है ना, कैंडिडा तो आपके एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन एल्ब्यूगो कॉज करता है व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, ठीक है। तो मतलब ये पैरासाइट हैं जो यहाँ पर प्लांट्स में डिजीज कोज कर रहे हैं। उसके बाद में बेटा कुछ हमें सिम्बायोन्ट्स, अब फंगस हमें सिम्बायोन्ट्स भी देखने को मिलते हैं। सिम्बायोन्ट्स का मतलब है जब ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में मिलजुल के रहते हैं, ठीक है ना, मतलब कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों अपना काम चला रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है लाइकेन, ठीक है। लाइकेन क्या है बेटा? यहाँ पर जो फंगस होती है ना, ये फंगस दोस्ती कर लेती है एल्गी के साथ में, ठीक है, क्योंकि ये काफी चालाक है। फंगस अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, लेकिन हमें पता है कि एल्गी तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एल्गी के साथ में हाथ मिला लेती है, ठीक है ना, और दोनों मजे से रहते हैं साथ में, एल्गी को खाना बना बना के देती रहती है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं माइकोराइजा की बात करती हूँ, तो माइकोराइजा, माइको का मतलब ही फंगस होता है। माइको मतलब कि अगर मैं बोलूँ ना फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो बेटा माइकोलॉजी बोलते हैं। माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। और यहाँ पे है माइकोराइजा, और राइजो से मतलब है रूट्स। माइको फंगस और राइजा मतलब रूट्स। जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स के साथ में भी, हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ में भी फंगस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है, ठीक है ना, मतलब कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में फंगस रहती है, ठीक है, प्लांट से उसे खाना मिलता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से उनके साथ में रिलेशन बनाती है। हमें प्लांट्स भी हमारे फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो यहाँ पर भी नहीं बना बनाया खाना मिल जाता है, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि उनको इनसे फायदा नहीं हो रहा, यहाँ पे एल्गी को भी फंगस से फायदा हो रहा है, और जो हायर प्लांट्स हैं वहां पर इनको फंगस से भी, उनको भी फायदा मिल रहा है। इसीलिए हम इस रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोल रहे हैं। दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में बेटा अब हम बात करते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन की, ठीक है। फंगस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है? जैसे कि हमें फंगस के अंदर 3 तरीके का रिप्रोडक्शन पढ़ना है बेटा। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अब आप मेरे को ये बोलोगे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब यहाँ मैम कैसे आपने डिफरेंशिएट कर दिया? एनसीईआरटी में अलग अलग दे रखा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, जो हाइफे है ना बेटा, फंगस में क्या है? हाइफे है, मतलब कि फिलामेंट है,
ठीक है। और ये फिलामेंट कैसे हो सकते हैं, सेप्टेट भी हो सकते हैं और एसेप्टेट भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो फिलामेंट बनाया है ये एक सेप्टेट हाइफे है, सेप्टेट फिलामेंट है, ठीक है ना। तो अब वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन की बात की गई है वो यहाँ पे बोला गया है कि जो ये हाइफे बनते हैं, ये हाइफे में ब्रेक डाउन हो जाए, सपोज करो ये हाइफे टूट जाए, मतलब 2 फ्रेगमेंट में टूट गया, तो अब इससे एक नया फंगस बन जाएगा, इससे एक नया फंगस बन जाएगा, तो उसको बोला है फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फिजन हमें पता ही है, बाइनरी फिजन जब एक सेल 2 में डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना, तो हमें बाइनरी फिजन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और उसके बाद में बडिंग, बडिंग हमें किसमें देखने को मिलता है, जो यूनिसेलुलर यीस्ट है, यूनिसेलुलर फंगस जो यीस्ट होती है, ठीक है ना, यीस्ट एक यूनिसेलुलर है और इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, इसमें हमें बडिंग देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये कुछ मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन के जो फंगस में देखने को मिलते हैं, जिनको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। वेजिटेटिव यहाँ पे इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे जो फिलामेंट्स हैं, जो हाइफे हैं, उनके टूटने से, उनके डिवाइड होने से, ठीक है ना, और फिर जो यीस्ट है उसमें बडिंग बन रही है, वो बड निकल रही है, वो बड फिर से डिटैच हो जाती है मेन सेल से, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए इसको एक अलग नाम दे दिया यहाँ पर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हालांकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम प्लांट के केस में यूज करते हैं ज्यादा, लेकिन यहाँ पर हम फंगस के केस में भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेसिकली यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि कोनिडिया, एक स्पोर का नाम है बेटा, कोनिडिया। कोनिडिया किसमें बनते हैं, कोनिडियोफोर्स, मतलब ये स्पेशल टाइप का एक माइसीलियम है, ठीक है ना, मतलब एक स्पेशलाइज्ड माइसीलियम होता है। बहुत सारे माइसीलियम हैं, मतलब कि बहुत सारे फिलामेंट हैं, ठीक है, लेकिन एक स्पेशल फिलामेंट होगा, एक स्पेशल माइसीलियम होगा जिसके ऊपर कोनिडिया लगेंगे, ठीक है ना। कोनिडिया मतलब कि एसेक्सुअल स्पोर। ये किस तरीके से लगते हैं, एक तो मतलब ये एक्सोजीनस होते हैं, ठीक है ना, मतलब आप देखोगे ना कि जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है वो स्पोर्स या तो एक बोल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फिल रहते हैं, ठीक है ना, और जैसे वो बोल लाइक स्ट्रक्चर रप्चर होती है तो उससे स्पोर्स बाहर निकलते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन जो कोनिडिया है, कोनिडिया एक्सोजीनस होते हैं, जैसे कि सपोज करो ये एक माइसीलियम है, ठीक है ना, और इसके ऊपर ही इस टाइप से हमें स्पोर्स देखने को मिल जाएंगे। है एसेक्सुअल स्पोर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कोनिडिया हो गया, स्पोरेंजियोस्पोर हो गया, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया और जूस्पोर। इन तीनों के आपको नाम याद रखने बेटा, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर, ठीक है ना। ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं और ये किसी, या तो ये एक्सोजीनस होंगे, मतलब कि या तो ये एंडोजीनस होंगे, एंडोजीनस मतलब कि किसी एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ये बन रहे होंगे, ठीक है ना, मतलब एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, या फिर एक्सोजीनियसली ये बन जाएंगे, जैसे कि कोनिडिया है, कोनिडिया एक एक्सोजीनस स्पोर है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले तो ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है ना। फंगस के अंदर अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला है प्लाज्मोगैमी, ठीक है, पहला है प्लाज्मोगैमी, उसके बाद में होती है कैरियोगैमी, ठीक है, और फिर होती है मियोसिस। अब होता क्या है प्लाज्मोगैमी में, हमें पता है कि जो हाइफे होते हैं, ठीक है ना, क्या होता है कि दो डिफरेंट हाइफे पास पास में आते हैं, ठीक है, पास पास में आते हैं और बेटा ये फ्यूज कर जाते हैं आपस में ये हाइफे फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। और जब ये फ्यूज करते हैं तो इस वाली स्टेप को हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, मतलब कि जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पर वो फ्यूज हो गया है, प्लाज्मोगैमी, ठीक है ना, पूरा साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया है, ये आपस में क्लोज आए और एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो गए हैं, इसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद में अब यहाँ पर क्या होगा कि हमें हाइफे में बेटा दो क्या दिखाई देंगे, दो न्यूक्लियस दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जब ये फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होने के बाद में हमें डाइकैरियोन स्टेज देखने को मिलेगी, ठीक है ना, डाइकैरियोन स्टेज देखने को मिलेगी। डाइकैरियोन मतलब कि एक साथ में दो न्यूक्लियस अलग अलग पड़े हुए हैं, उस वाली स्टेज को डाइकैरियोन स्टेज बोलते हैं, ठीक है। और अब क्या होगा, फिर जो ये दो न्यूक्लियस पड़े हुए हैं एक साथ में, फिर ये भी अब न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में फिर सेकंड स्टेप पे न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज हो जाएंगे और स्टेज आ जाएगी हमारी कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी जब साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, कैरियोगैमी जब न्यूक्लियस फ्यूज हुए हैं, ठीक है ना, और जब ये न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे हमारा बन जाता है जाइगोट, ठीक है ना। तो अब हम इसको बोलते हैं जाइगोट, और अब इस जाइगोट में तुरंत होती है मियोसिस, ठीक है ना, क्या होगी इसके अंदर मियोसिस, और मियोसिस होते ही, क्योंकि ये पहले क्या था, ये भी एन था,
ये भी एन था। जब कैरियोगामी हुई तो ये 2n हो गई, मतलब कि डिप्लॉइड हो गई। पहले हैप्लॉइड थे फिर डिप्लॉइड हो गई। जाइगोट भी कैसा है, डिप्लॉइड है। लेकिन जो हमारे फंगस होते हैं वो भी जो डोमिनेंटली हमें कौन सी स्टेज में देखने को मिलते हैं, हैप्लॉइड में। तो इसीलिए जाइगोट तुरंत से जाइगोट के अंदर होती है मियोसिस और फिर से ये क्या बना लेता है, हैप्लॉइड एन वाली कंडीशन में आ जाता है, ठीक है ना, हैप्लॉइड एन वाली कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। हमारे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें ये 3 स्टेप देखने को मिलते हैं। पहला प्लाज्मोगैमी, साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, उसके बाद में कैरियोगैमी जब न्यूक्लियस फ्यूज होता है, और फिर जाइगोट बनता है। जाइगोट में आगे फिर मियोसिस होता है, क्योंकि जाइगोट की 2n सिचुएशन होगी, डिप्लॉइड हो गया और फिर से उसमें मियोसिस होगी तो हमें हैप्लॉइड स्पोर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसके अलावा जो डाइकैरियोन स्टेज होती है काफी लंबे लंबे टाइम तक भी रुकी रह जाती है। हमें कुछ फंगस में डाइकैरियोन स्टेज बहुत लंबे टाइम तक देखने को मिलती है, और कुछ फंगस ऐसी होती है जिनमें डाइकैरियोन स्टेज के तुरंत बाद में, जैसे प्लाज्मोगैमी है उसके बाद ही कैरियोगैमी हो जाती है, ठीक है। तो ये है बेटा हमारा एक ओवरव्यू, आपको फंगस का समझ में आ गया। इसके अलावा हमें फंगस में 4 मेजर क्लास पढ़नी है। कौन कौन सी है? सबसे पहली क्लास है हमारी फाइकोमाइसिटीज, दूसरी एस्कोमाइसिटीज, तीसरी बेसिडोमाइसिटीज, और फोर्थ है हमारी ड्यूटेरोमाइसिटीज। फोर्थ है हमारी ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब इन चारों जो क्लास हैं इनको हम एक टैबुलर फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि किसमें क्या क्या डिफरेंस है। अब ना अब चारों क्लासेस को एक चारों जो फंगस की चारों क्लासेस हमें पढ़नी है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। इन चारों क्लासेस को हम एक टैबुलर फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ये चीजें इजी हो जाए लर्न करने में, ठीक है ना। अगर हम एक एक को पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है ना। हम कंपैरिजन के साथ में पढ़ सकते हैं चारों को एक साथ में। फाइकोमाइसिटीज से शुरू कर रहे हैं और ड्यूटेरोमाइसिटीज तक, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको माइसिटीज का याद रखना, सब में माइसिटीज लगा हुआ है, हर एक नाम में इनमें माइसिटीज लगा है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो माइसिटीज क्या है? माइसिटीज का मतलब ही फंगस होता है, ठीक है। अब फाइकोमाइसिटीज हमारे एल्गल फंजाई होते हैं, ठीक है ना, एल्गल फंजाई होते हैं फाइकोमाइसिटीज। इनको एस्कोमाइसिटीज को सेक फंजाई बोलते हैं। एस्को में सेक की वैसे ही साउंड आ रही है तो आप याद रख सकते हो, एस्कोमाइसिटीज को हम सेक फंजाई बोलते हैं। बेसिडोमाइसिटीज को ब्रैकिट या फिर पफ बॉल बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे मशरूम भी आते हैं, ठीक है ना। इसकी जो इस टाइप के अम्ब्रेला लाइक जो फंगस होते हैं वो भी हमारे इसी में आते हैं, बेसिडोमाइसिटीज में। ब्रैकिट फंगस या फिर इनको पफ बॉल बोलते हैं, याद रखना। पफ बॉल लाइक स्ट्रक्चर सी होती है कुछ इस तरीके से, आप अम्ब्रेला जैसे दिखते हैं, ठीक है ना। अलग अलग गोल गोल से भी होते हैं कुछ अम्ब्रेला, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, लास्ट वाले को इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स क्या है। फाइकोमाइसिटीज में आपका म्यूकर आता है, राइजोपस आता है, एल्ब्यूगो आता है, ठीक है ना। एल्ब्यूगो अभी हमने याद किया था। एल्ब्यूगो क्या करता है? ये जो मस्टर्ड की लीफ थी उसके ऊपर व्हाइट रस्ट डिजीज कर रहा था, ठीक है ना। एल्ब्यूगो मस्टर्ड के प्लांट पे पैरासाइट होता है, व्हाइट रस्ट डिजीज ऑन मस्टर्ड लीफ, ठीक है। तो म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो याद रख सकते हैं। एस्कोमाइसिटीज के अंदर हमारे एग्जांपल्स आते हैं एस्परजिलस, क्लाविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को बेटा याद रखना, बहुत ज्यादा रिसर्च में यूज होता है जेनेटिकली, और जो बायोकेमिकल रिलेटेड बायोकेमिकल पाथवेज वगैरह होते हैं, जेनेटिक्स से रिलेटेड जो रिसर्च होती है उसमें सबसे बहुत काम किया गया है न्यूरोस्पोरा के ऊपर, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर हमारे 2 एडिबल मशरूम भी, एडिबल फंजाई भी है, मोरल्स और ट्रफल्स। ये दोनों ही एडिबल है, मोरल्स और ट्रफल दोनों ही बेटा, मोरल्स और ट्रफल दोनों ही एडिबल फंजाई हैं, ठीक है। उसके बाद में पेनिसिलियम भी इसी में आता है एस्कोमाइसिटीज में, और यीस्ट भी एस्कोमाइसिटीज में ही आता है, यीस्ट भी एस्कोमाइसिटीज में ही आता है, याद रखना है। पेनिसिलियम एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है ना, इससे हम एंटीबायोटिक बनाते हैं, पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलियम से क्या बनाते हैं? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाते हैं। यीस्ट हमने अभी याद किया था कि इट इज यूज इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर, ठीक है। उसके बाद में बेसिडोमाइसिटीज के एग्जांपल्स लर्न करने की कोशिश करते हैं। अगैरिकस इसका एग्जांपल है, यूस्टिलागो और पक्सीनिया का भी हमने पीछे अभी लास्ट क्लास में पढ़ा, लास्ट स्लाइड पे हमने पक्सीनिया को भी देखा था। तो ये वीट में रस्ट डिजीज को कोज कर रहा था, वीट रस्ट, ठीक है ना। पक्सीनिया वीट रस्ट डिजीज कोज कर रहा था, ठीक है। तो उसके बाद में ड्यूटेरोमाइसिटीज में हमारे आते हैं अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा और कोलेटोट्राइकम। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो बेटा ये एग्जाम्पल्स कब कैसे याद होंगे? आपको बार बार याद करने पड़ेंगे तभी याद होंगे, ठीक है ना। बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, एक बार पढ़ोगे तो 2-3 एग्जाम्पल याद होंगे, उसके बाद फिर से दोबारा पढ़ोगे फिर याद हो जाएंगे। ऐसे बार बार रिवीजन करना पड़ता है तभी चीजें याद होती हैं,
ठीक है। उसके बाद में बेटा अब इनके हैबिटेट पे आ जाओ, तो जो एल्गल फंजाई है, एल्गल फंजाई, एल्गी कहाँ होते हैं? पानी के आसपास होते हैं, पानी में होते हैं, तो ये भी बेटा इनका भी एक्वेटिक होते हैं, ये भी हमें पानी में मिलते हैं, ठीक है ना, पानी के आसपास मिलते हैं। डिकेइंग वुड के ऊपर, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में। ये प्लांट के ऊपर ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव दो टर्म हमें देखने को मिलती है, मतलब कि फैकल्टेटिव के पास में ऑप्शन होता है, अगर कोई चीज एब्सेंट है तो भी वो सर्वाइव कर जाएगा। जो ऑब्लिगेट होते हैं वो अगर कोई जो उन्हें चाहिए वो है तो वो सर्वाइव करेंगे, वरना उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्लांट के जो पैरासाइट हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, प्लांट के ऊपर ही हमें ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब देखो इधर हम देखते हैं तो ये बाकी हमारे टेरेस्ट्रियल हैं मोस्टली, यहाँ पर ये हमें पानी में देखने को मिल जाते हैं, बाकी ये सब हमें टेरेस्ट्रियल ही देखने को मिलता है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, मॉइस्ट एरिया के अंदर। और जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं बेटा ये कोप्रोफिलस भी होते हैं। कोप्रोफिलस मतलब कि जो डंग होता है, गोबर होता है, उसके ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा मोस्टली हमें ये सोयल में, डिकेइंग वुड के ऊपर, ठीक है ना, जो लकड़ी वगैरह पड़ी रहती है उसके ऊपर, ट्री का जो तना होता है वहां पर मिल जाएंगे, लिविंग होस्ट के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। जो पैरासाइट्स होंगे वो तो लिविंग होस्ट के ऊपर ही मिलेंगे। उसके बाद में जैसे डिट्रोमाइसिटीज है, सोइल है, डिकेइंग मैटर ऑन प्लांट एंड एनिमल एज अ पैरासाइट, मतलब प्लांट के ऊपर भी है और एनिमल के ऊपर भी है। लेकिन फाइकोमाइसिटीज हमें ऑब्लिगेट प्लांट पैरासाइट्स हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना। और डिट्रोमाइसिटीज हमें प्लांट और एनिमल दोनों के ऊपर पैरासाइट्स एज अ पैरासाइट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं फाइकोमाइसिटीज की बात करती हूँ, अब इनके हाइफे देख लेते हैं कैसे होते हैं। तो सिर्फ फाइकोमाइसिटीज का हाइफा बेटा जो होता है वो एसेप्टेट और सिनोसिटिक होता है, बाकी तीनों के सेप्टेट और ब्रांच जो होते हैं, सेप्टेट और ब्रांच मतलब सेप्टेट तो है ही और साथ में ब्रांच भी है, ठीक है, इस टाइप से ब्रांच भी है, ठीक है, सेप्टेट और ब्रांच है, ठीक है, तीनों के। बस हमने इसका याद रखना है, इसका एसेप्टेट और सिनोसिटिक होते हैं। सिनोसिटिक की टर्म आपको समझ में आ गई, सिनोसिटिक किसको बोलते हैं। उसके बाद में हम इनमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। अगर हम फाइकोमाइसिटीज में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं वो होते हैं, जूस्पोर्स बनते हैं बेटा, और ए प्लानोस्पोर बनते हैं। जूस्पोर वो होते हैं जो मोटाइल होते हैं, ठीक है, और ए प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। ये जो स्पोर है ये एसेक्सुअल स्पोर्स ही आगे जर्मिनेट करते हैं और फंगस बना लेते हैं, ठीक है ना। हाइफे एज अ हाइफे जर्मिनेट कर जाते हैं। ये क्या होता है, जो स्पोर है ये एसेक्सुअल स्पोर्स, जूस्पोर्स और ए प्लानोस्पोर्स कहीं पर भी जर्मिनेट करेंगे और पूरा माइसीलियम बना लेंगे, ठीक है। तो और लेकिन जो ये स्पोर है, जूस्पोर भी और ए प्लानोस्पोर भी बेटा ये स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये राइजोपस बनाने की कोशिश की है, ठीक है ना, राइजोपस बनाने की कोशिश की है। देखो ये क्या है, ये स्पोरेंजियम, क्या बना है बेटा, स्पोरेंजियम, ठीक है ना। और इस स्पोरेंजियम के अंदर मतलब फ्रूटिंग बॉडी है ये स्पोरेंजियम, ठीक है, और इसके अंदर स्पोर्स भरे हुए हैं। और ये स्पोर्स, कुछ हमारे स्पोर्स मोटाइल होते हैं, कुछ स्पोर्स हमें नॉन मोटाइल देखने को मिलते हैं। जो नॉन मोटाइल होते हैं उनको ए प्लानोस्पोर बोलते हैं और जो मोटाइल होते हैं उनको जूस्पोर बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की, तो एस्कोमाइसिटीज में बेटा कोनिडिया बनते हैं, ठीक है ना। एसेक्सुअल स्पोर क्या होते हैं, कोनिडिया। ये एक्सोजीनस थे, आपको दिख रहे हैं ना, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर है, ठीक है ना, मतलब कि ये हाइफे है और इसके अंदर ये फ्रूटिंग बॉडी है, तो हमें स्पोरेंजियम, ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी स्पोरेंजियम, इसके अंदर हमें स्पोर्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसे स्पोर्स को हम एंडोजीनस बोलते हैं। बट कोनिडिया क्या है, एक्सोजीनस है। एक्सोजीनस मतलब कि ये हाइफे है बेटा, देखो इस डायग्राम से समझते हैं, एक मिनट। देखो इस डायग्राम से समझते हैं, ये हाइफे है, ठीक है ना, ये सपोज करो हाइफा है, और उसके बाद में इस हाइफे से क्या निकले, कोनिडियोफोर, स्पेशलाइज्ड माइसीलियम निकलता है, कोनिडियोफोर, ठीक है ना। और अब इस कोनिडियोफोर पे क्या लगे हुए हैं, कोनिडिया लगे हुए हैं, ठीक है ना, कोनिडिया, इस कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया लगे हुए हैं, मतलब कि ये किसी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में नहीं है, ये एक्सोजीनस है, ठीक है ना। तो इस टाइप के स्पोर्स कैसे हैं बेटा, एक्सोजीनस। बात समझ में आई। इधर वाले स्पोर्स क्या थे हमारे, एंडोजीनस, एक सैक के अंदर थे, उसको एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर थे, जिसको हम स्पोरेंजियम बोल रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरेंजियम बोल रहे हैं, स्पोरेंजियम के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर ये बाहर है, ऐसे एक्सोजीनियस लगे हुए हैं, ठीक है। और ये इससे फिर मैच्योर होने के बाद में ये इससे अलग होकर फिर ये एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है ना, एसेक्सुअल स्पोर। और फिर ये जहां भी जैसे भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वार्म और ह्यूमिड प्लेस मिलता है, तो तुरंत ये जर्मिनेट कर जाते हैं और माइसीलियम बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में बेसिडो
बेसिडोमाइसिटीज के अंदर हमें यूजुअली एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं देखने को मिलते हैं, और जो ड्यूटेरोमाइसिटीज हैं यहाँ पर भी बेटा कोनिडिया ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी जो स्पोर्स होते हैं हमारे वो एक्सोजीनियस ही होते हैं, जिनको हम कोनिडिया बोलते हैं। तो आपको समझ में आया एसेक्सुअल स्पोर्स का दो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में कैसे कैसे ये स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं, एक्सोजीनस स्पोर्स कौन से होते हैं, एंडोजीनस स्पोर्स कौन से होते हैं। देखो अब अगर यहाँ तक बातें समझ में आई तो बेटा अब हम रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं इनके अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ गया चारों क्लासेस के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो अलग अलग क्लासेस में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर भी स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वहां पर एसेक्सुअल स्पोर्स थे, यहाँ पर जो स्पोर्स बनते हैं बेटा ये होते हैं सेक्सुअल स्पोर्स। इन स्पोर्स को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि फाइकोमाइसिटीज के अंदर जो सेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है उनको हम बोलते हैं जाइगोस्पोर्स। ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं, जाइगोस्पोर्स बोल रहे हैं। एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो सेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं उनको एस्कोस्पोर्स बोल रहे हैं, जो कि एस्काई में बनते हैं। ठीक है ना, प्लूरल एस्काई है और सिंगुलर एस्कस होता है। बेसिडोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, और ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर इसीलिए हम इनको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सेक्सुअल हमने फंगस को, जिन भी फंगस का हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती तो उन फंगस को हम ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख देते हैं। ठीक है, इसीलिए हम उनको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। उसके बाद में देखो अब यहाँ पर फाइकोमाइसिटीज पर आ जाओ। इसमें फाइकोमाइसिटीज में मैंने 3 टर्म यूज की है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। इनसे क्या मतलब है, जो स्पोर्स होते हैं, जो स्पोर्स का जो फ्यूजन हो रहा है, ठीक है ना, तो वो आइसोगैमस है या एनाइसोगैमस है या फिर ऊगैमस है। आइसोगैमस मतलब कि जो मोर्फोलॉजिकली और साइज में सिमिलर होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली जो सिमिलर होते हैं उनको हम आइसोगैमस बोलते हैं, एक जैसे हैं। मेल और दोनों गैमीट, मेल और फीमेल दोनों गैमीट सेम हैं, एक जैसे हैं देखने में, साइज में, उनको आइसोगैमस बोलते हैं। जो और दोनों के दोनों मोटाइल होते हैं। ठीक है ना, दोनों के दोनों कैसे हैं बेटा, मोटाइल है। उसके बाद में एन आइसोगैमस, ये थोड़े डिफरेंट होते हैं साइज में, ये साइज में बेटा डिफरेंट होते हैं, और लेकिन दोनों मोटाइल होते हैं, मोटाइल दोनों होते हैं। ठीक है ना, ये भी मोटाइल होते हैं। उसके बाद में ऊगैमस में क्या होता है, यहाँ पर साइज का तो डिफरेंस होता ही है, मतलब कि जो फीमेल गैमीट होता है वो काफी लार्ज साइज का होता है, फीमेल गैमीट यहाँ पर लार्ज साइज का होता है, और जो मेल गैमीट होता है वो स्मॉल साइज का होता है फीमेल गैमीट के आगे। ठीक है, उसके अलावा जो फीमेल गैमीट है ये नॉन मोटाइल है, फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल है, और जो मेल गैमीट होता है ये मोटाइल होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस का क्या मतलब है। ठीक है, यानी कि जब यहाँ पर गैमीट्स की बात चल रही है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि फ्यूजन से पहले की बातें हैं। गैमीट्स के फ्यूजन से पहले किस तरीके से गैमीट्स हो सकते हैं, आइसोगैमस हो सकते हैं, एनाइसोगैमस हो सकते हैं, या फिर ऊगैमस हो सकते हैं। आइसोगैमस जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं और दोनों मोटाइल होते हैं, एनाइसोगैमस जो साइज में डिफरेंट होते हैं बट दोनों मोटाइल होते हैं। ठीक है, और ऊगैमस जो कि यहाँ पर फीमेल जो है वो लार्ज साइज का होता है, मेल काफी स्मॉल साइज का होता है, लेकिन फीमेल जो है वो नॉन मोटाइल है और मेल गैमीट यहाँ पे मोटाइल है। ठीक है, इसके बाद में बेटा हमें पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी 3 फेजेस होती हैं, 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड जाइगोट के अंदर फिर मियोसिस देखने को मिलती है ताकि वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो प्लाज्मोगैमी, जैसे ही प्लाज्मोगैमी हुई तुरंत ही कैरियोगैमी भी हो जाती है। जैसे साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ तुरंत के तुरंत उसमें कैरियोगैमी भी हमें देखने को मिलती है। इसलिए हम बोलते हैं कि प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी यूजुअली टुगेदर, दोनों साथ में देखने को मिलती है। और जैसे ही फिर हमें जाइगोट मिला उसमें फर्दर क्या होती है, मियोसिस होती है। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या होती है, मियोसिस होती है, और मियोसिस के बाद में फिर से हमें क्या, हैप्लॉइड कंडीशन मिल जाती है। ठीक है ना, हैप्लॉइड कंडीशन हमें मिल जाती है। उसके बाद में अब यहाँ पे जैसे एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें पता है कि सेक्सुअल स्पोर्स है हमारे एस्कोस्पोर्स, और इनमें क्या होता है बेटा, यहाँ पर हमें जो प्लाज्मोगैमी होती है, प्लाज्मोगैमी के बाद में कुछ टाइम के लिए डाइकैरियोटिक फेज देखने को मिलती है, यानी कि कैरियोगैमी से पहले, अभी दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है उससे पहले कुछ टाइम के लिए हमें डाइकैरियोटिक स्टेज भी देखने को मिलती है। साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया है लेकिन दोनों न्यूक्लियस अभी सेपरेट ही पड़े हुए हैं। ठीक है, तो और उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में जब डाइकैरियोट स्टेज होती है कुछ
टाइम के लिए, उसके बाद फिर कैरियोगैमी होती है और सेम ऐसे फिर म्योसिस होती है जाइगोट के अंदर। सेम फिर हम यहाँ पर अगर हम बेसिडोमाइसिटीज की बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिडोस्पोर्स बनते हैं और बेसिडोस्पोर्स में यहाँ पर हमें काफी लंबी डाइकैरियोटिक फेज देखने को मिलती है, काफी लंबे टाइम तक, सालों तक डाइकैरियोटिक फेज देखने को मिलती है, ठीक है ना। प्लाज्मोगैमी फिर बहुत लंबी हमें डाइकैरियोटिक फेज देखने को मिलती है, फिर कैरियोगैमी, देन म्योसिस, और ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन ही नहीं है, ठीक है ना। तो बेटा इस तरीके से आज हमने अपना किंगडम फंजाई को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब जो थोड़ा बहुत इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में शायद वो कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर, क्योंकि हमें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम सेपरेट चैप्टर में पढ़ने, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।